जानिब जाने का। जी उसामा और हुमा, क्या कुछ आज ला रहे हैं? आज के शो में क्या कुछ है आपके पास? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। आज हमने बात करनी है तलाल चौधरी साहब से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आपको पता है उनके जुमले बड़े ही तीखे और तेज होते हैं, तो हम देखते हैं कि आज उनका मूड कैसा है। पनामा लीग्स पर उनसे बात होगी और नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बहुत अहम इदारा हो सकता है, उस पर हमने बात करनी है। थैंक यू ज़ुहैब। और आज हमारे बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं, वो भी आएंगे। कुछ उनको आर्ट आता है अपने आप को री इन्वेंट करने का, से हम ये भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको इसके बारे में हम आंसुओं के साथ बात करें, वो तो हमने आप तक, और इससे भी बहुत कुछ जो इस वक्त हम दोनों को याद नहीं आ रहा। लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। गर्मी ने तबाही मचाई, सिंध में पारा 50 से भी हाई। कराची से पेशावर तक गर्मी ने हाय हाय करा दी। इस बार भी 2015 जैसे हालात ना हो जाएं, इंतजामिया के साथ शहरियों को खुद भी एहतियात करना होगी। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडरों के धुआंधार बयानात और हुकूमती वुज़रा के जवाबात के बाद पैनामा लीक्स तहकीकात की जानिब कोई पेशरफ्त हो ही गई। पार्लिमानी कमेटी के लिए मुत्तफिका TOR बनाना आसान ना होगा। नेशनल एक्शन प्लान वेरी गुड, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, शाबाश। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी का एक इदारा भी बना था, नेक्टा आज कहां खड़ा है, इस पर बात करेंगे। हुमा का बहुत दिल चाह रहा है कि आज जो डिनर शाहरुख खान दे रहे हैं वहां पर हुमा भी होती है, लेकिन अभी नहीं। हुमा यहाँ आ रहे होते एप्पल के अगर CEO, तो फिर हम उनके से मिलने जा सकते ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, वो इनविटेशन जो है वो मेल में इधर उधर हो गया। हमारे बीच में चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सोचे कितना इनको शौक है, उन्होंने ख्याल में ही, ख्वाबों में ही एक इन्विटेशन कार्ड भी बना लिया है। ऐसा होता है। अच्छा, एक खबर जो अभी ताज़ा खबर है और हम उसके बारे में उम्मीद कर रहे हैं कि तैयारा मिल जाएगा। और मिस्र का ये तैयारा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पेरिस से काहिरा जाते हुए मिस्री एयरलाइन का तैयारा लापता हुआ है। तैयारे में अमले के 10 अरकान समेत 69 अफराद सवार थे और तलाश अभी इसके लिए जारी है इस तैयारे की। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जल्द पता लग जाएगा। हो सकता है कि वक्ती तौर पर इनसे राब्ता मुनक़ता हुआ हो। हम यही दुआ कर रहे हैं कि कुछ देर में पता चल जाए कि तैयारा कहां पर है और सब लोग महफूज हों। इस बारे में जो खबर आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी जो बड़ी खबर है पाकिस्तान में, वो है मौसम। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि ऐसे लग रहा है कि 2015 हम सबको भूलने वाला है। ठंडी हवा के झोंके, रिमझिम फुहार या फिर गहरे बादल के साए। मौसम के बारे में दिल चाहता है कि ऐसी कोई खबर आए, लेकिन क्या कीजिए, अभी तो बिल्कुल झुलसते हुए धूप है और गर्मी है और गर्म हवाएं हैं और मजीद शदीद होती गर्मी की खबरें ही आ रही हैं। आई एम सॉरी टू से, इसके अलावा हमारे पास कुछ खास नहीं है। मौसम की खबर देने वाले कहते हैं कि चारों सूबों में आज भी सूरज चमकेगा और पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। और खास तौर पर मैदानी इलाकों में रहने वाले अपने आप को गर्मी की मार सहने के लिए तैयार कर लें, क्योंकि वहां तो बहुत शदीद गर्मी पड़ने वाली है। और यही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी 4 से 5 दर्जे पारा हाई होगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आप बता दें सिंध वालों के साथ क्या होने वाला है। सिंध वालों के साथ जो कल हुआ मत पूछिए। समझिए कि सूरज आपके घर में ही आ गया। गर्मी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। लाड़काना हो या दादू, सिब्बी हो, सक्कर या फिर हैदराबाद या जैकबाबाद, गर्मी ने इंतहा कर दी। बाज शहरों में तो पारा निस्फ सेंचुरी से भी ऊपर चला गया। बुध को सबसे ज्यादा गर्मी बेचारे लाड़काना वालों को सहना पड़ी। यहां दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिंध के बाकी शहरों में भी गर्मी बहुत ज्यादा रही। आप अंदाजा लगाएं, लाहौर हो, पूरा पाकिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में रहा। आई विश मेरे पास कोई ऐसी टिप होती है आपके लिए कि आप अपने सर पे एक एयर कंडीशनर लेके फिरें। ऐसा नहीं हो सकता। एक जो बहुत बड़ी टिप मैं आपको दे सकती हूँ, घर से बाहर ही ना निकलें। सीरियसली, मतलब इतनी गर्मी है कि अगर आपको बहुत जरूरी बाहर ना जाना हो तो आप ना निकलें। बट ऑफ कोर्स इट्स अ जोक। अगर आपने जाना है तो आप जाएं बाहर जरूर, लेकिन आप अपना सर कवर्ड रखें, पानी पिए, लिक्विड इनटेक अपना
ज्यादा रखें। और दोपहर के वक्त आप कोशिश करें कि बिला वजह बिला ज़रूरत आप बाहर ना, 12 से 4 बजे खास तौर पर ये कहते हैं माहिरीन कि आप इस वक्त में आप ना जाएं बाहर। अगर ज़रूरत है, मजबूरी है तो ज़ाहिर है जाएंगे, लेकिन आप बाकी काम अपने दिन के जो हैं सुबह के वक्त कर लें, शाम के वक्त कर लें। और जब जा रहे हो तो सर ढांप के रखें जिस तरह हुमा ने आपको बताया है, और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें और धूप से अवॉइड करें। या आप छतरी भी ले सकते हैं बाहर जाते हुए जब धूप में जा रहे हो, तो ये एहतियात आपने से बचे रहें क्योंकि खुद एहतियात आपको बहुत ज्यादा करनी होगी। कराची की बात करें तो लाड़काना जैसी लेकिन गर्मी नहीं है, बहुत गर्मी है। ऊपर से रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। महकमा मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी है कि अभी तो मजीद कड़े दिन आने वाले हैं। और मौसमियात वालों के पास कराची वालों को खुश करने के लिए इस वक्त कोई खबर नहीं है। वो कहते हैं कि गर्मी अभी जल जाने वाली नहीं, शहरियों को पूरा हफ्ता गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। कराची में अगरचे गुज़िश्ता रोज कभी कभार हवा भी चलती रहती है, लेकिन वो भी काफी गर्म है। गर्मी में आपके घर से आप अगर घर से बाहर हो और प्यास लगे तो सबसे करीब दस्तयाब चीज आमतौर पर गन्ने का रस ही होता है, जो कि उसामा को बहुत पसंद है और काफ़ी यादें भी हैं उसामा की। लेकिन मैं गई बाहर और मैंने ट्राई किया कि ये एक्चुअली लोग कितना एंजॉय करते हैं और बनता कैसे है। उन्होंने अभी पूरा मुझे प्रोसीजर भी दिखाया है कि ये किस तरह बनता है, और मेरे लिए एक नया ग्लास भी है। बहुत अच्छा। अगर आप कराची की सड़कों पे हैं और आपको ठंडा होना है इतनी तपती गर्मी में, तो आपको पता है आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, या फिर सत्तू जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था, और 2-4 चीज़ें भी अपने आप को ठंडा करने की। एक तो अपना सर कवर रखें, दूसरा ढीले कपड़े पहने, लाइट कलर्स पहने, और अपने आप को बहुत ही अच्छा हाइड्रेटेड रखें। तो गर्मी का तोड़ आपने देखा है, गन्ने का जो रस है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और ऐसे लग रहा है कि गर्मी शदीद है, बिल्कुल है, लेकिन जो हम बात करते रहे कि जिस तरह गर्मी हमें मौसम में नजर आ रही है वही हमें असेंबली में नजर आ रही है, लेकिन वहां अब गर्मी कुछ कम होने की उम्मीद है मौसम के बरक्स, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन ने पनामा लीक्स कमीशन के ज़वाबितकार मिलकर तय करने के लिए 12 रुकनी कमेटी बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। अपोजिशन पार्टी में MQM को शामिल नहीं किया गया। MQM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने पर स्पीकर अयाज सादिक ने कायदे इस बेख्तिलाफ से बात करने की यकीन दहानी करा दी है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बात करते हुए साहब डार ने मुत्तहिदा को भी कमेटी में शामिल करने की हिमायत की। पार्लिमानी कमेटी के लिए अपोजिशन की जानिब से जो 6 नाम स्पीकर को भिजवाए गए हैं, इनमें पीपल्स पार्टी के इत्तेजाज एहसन, PTI के शाह महमूद कुरैशी, ANP के इलियास बिलोर, जमात इस्लामी के तारिकुल्लाह, कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाओ, जबकि काफली के तारिक बशीर शामिल हैं। कमेटी टर्म्स ऑफ रेफरेंस 2 हफ्तों में तैयार करेगी, फिर ये TOR कमीशन बनाने के लिए भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को चेयरमैन का फैसला बाद में किया जाएगा। और इससे पहले पीर के दिन वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर के बाद तो ऑपोजिशन ईरान से उठकर चली गई, लेकिन कल आई तो पूरी तैयारी के साथ इमरान खान बोले और खूब बोले, अगली पिछली तमाम कसर निकाल दी। साथ ही हुकूमत को खबरदार किया कि पनामा पेपर्स का मामला हल ना हुआ तो सड़कों पर आने से कोई नहीं रोक सकता। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन PTI का कहना था कि पनामा पेपर्स के बाद दुनिया भर में शोर मचा है कि ऑफशोर कंपनियां गलत हैं, लेकिन हमारे यहां बहस चल रही है कि मैं भी करप्ट हूं और आप भी करप्ट हैं। वज़ीर आज़म का काम जवाबी इल्जाम लगाना नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बनी गाला का जो लाइफस्टाइल है, जो मेरा महल है, जो वहां हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि बताना चाहिए कि किधर से ये पैसा आ रहा है। मेरा प्राइम मिनिस्टर से सवाल ये है कि क्या ये मेरा काम है करना? FBR उनके नीचे है, NAB उनके नीचे है, गवर्नमेंट के एजेंट उनके नीचे है, यानी वो उनके पास सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है मुजरिमों को पकड़ने की। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर का काम मेरे ऊपर इल्जाम लगाना नहीं है, उनको मुझे पकड़ना है, मुझे सजाएं दें। वो देखा, इमरान खान ने कहा है कि मुझ पे ना इल्जाम लगाएं, आप जवाब दें। इमरान खान ने दावा किया कि पनामा पेपर्स में उनका नाम नहीं, बरतानिया के शहरी नहीं थे, इसलिए लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई और यह गैर कानूनी काम नहीं था। क्योंकि मैं बरतानिया का शहरी नहीं था,
क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी था। जब मैं फ्लैट लेने लगा तो मेरे अकाउंटेंट ने कहा कि आपको, अगर आप अपने नाम पे लेंगे, आपको वहां इनहेरिटेंस टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। लिहाजा उसने सजेस्ट किया कि ये लीगल है कि आप ऑफशोर कंपनी से ले, क्योंकि आपको बरतानिया का टैक्स लगेगा, और मैं बरतानिया का शहरी नहीं था। यही नहीं, चेयरमैन पीटीआई ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल का नाम TORs में डालने की पेशकश कर दी। कहा कि उनका और वजीर आजम का साथ एहतसाब किया जाए, शौकत खानम अस्पताल के तमाम अकाउंट्स चेक किए जाएं। ये 2011 की उनकी अपनी टैक्स रिटर्न्स हैं, उसके अंदर वो नवाज शरीफ की डिपेंडेंट है। तो पहले तो ये कहना कि मेरा कनेक्शन नहीं है, उनकी डिपेंडेंट की कंपनीज होने का मतलब कि मियां नवाज शरीफ की कंपनीज। और चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पनामा पेपर्स में वजीर आजम की साहबजादी मरियम सफदर का नाम है और उनकी कंपनीज नवाज शरीफ की कंपनी है, क्योंकि मरियम सफदर ने अपने गोशवारों में खुद को नवाज शरीफ के जेरे कफालत जाहिर किया है। शुरू में आपने देखा जो उन्होंने कहा, हमने आपको दिखाया था। और इसके बाद इमरान खान ने जब पनामा पेपर्स पर फौरी कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया और बोले कि पनामा पेपर्स पर TORs बनाए जाएं, तहकीकात की जाए कि वहां पैसा कैसे गया, वरना सड़कों पर एहतजाज करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अगर आपने यही तोते मैना की कहानी सुनानी है और इसी तरह हमें स्टोन वॉल करना है और इस एक सिंसियर अकाउंटेबिलिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप को नहीं प्रेजेंट करेंगे, मैं बाकी ऑपोजिशन की तरफ से तो नहीं कह सकता, मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ करें। ऑपोजिशन के मुतालबात सामने आ चुके हैं और 70 सवालात अपनी जगह, लेकिन अच्छी बात यह है कि कमेटी बनने जा रही है। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप जियो पाकिस्तान के मेहमान बन रहे हैं, पहली दफा आप आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत शुक्रिया आपका अपने इस नए प्रोग्राम में मुझे बुलाने पर, और आपके बाकी प्रोग्रामों की तरह मुझे उम्मीद है कि जियो का ये प्रोग्राम भी उसी तरह आपके प्रोग्राम का तो जियो पाकिस्तान है, तो ये तो मेरी नेक ख्वाहिशात भी और हमारी पार्टी की भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत चौधरी साहब शुक्रिया, बहुत बहुत आपने बड़े अच्छे अल्फाज यूज किए हमारे लिए। अब जरा ये बताएं कि इमरान खान साहब भी काफी तल्ख ज़मानी जबान और अल्फाज यूज करते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ का कल उनको मीसरा कहना, मतलब ये आपको कैसा लगा? मैं समझता हूं कि खान साहब ने कई सियासत में आके अगर कुछ अच्छी चीजें की हैं तो, लेकिन ये एक बहुत ही बुरी एग्जाम्पल सेट की है कि हमने ओए की सियासत, गाली की सियासत जो है उसको रवाज दिया है। मगर ये पार्लिमान के अंदर और दूसरी जगह पर चंद दफा, कई दफा अल्फाज पे इतराज किसी को हो सकता है, जैसे कि आपने ये कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मीसना कहा है, तो मीसना जो लोग पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, वो समझते हैं कि अगर सिर्फ एक वर्ड कह दिया जाए तो अगले बंदे के मुतल्लक सारी चीज समझ आ जाती है। तो उन्होंने उस कॉन्टेस्ट में कहा है, उन्होंने किसी को कोई छेड़ने के लिए या किसी का गलत तर्ज जो है वो नहीं का, बल्कि समझाने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है। तो और स्पीकर साहब ने इसे कार्रवाई से हज़फ कर दिया, बल्कि उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर उन्हें एतराज है तो मैं वापस ले लेता हूं, और बड़े खुले दिल से उन्होंने वापस लिया। मेरा ख्याल है इस वर्ड का अगर आप खान साहब की स्टेटमेंट्स के साथ मुआजना करें तो ये उतना सख्त और वर्ड नहीं है जिस तरह के खान साहब आजकल सियासत में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यानी अच्छी बात यह है कि हो गए ये अल्फाज ही, तो हामिद मीर साहब ने अपने शो में बाकायदा लुगत लाकर, डिक्शनरी लाकर उर्दू की, वो दिखाया था कि इसकी जगह और भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते थे। और वैसे तो दोनों पंजाबी हैं और पंजाबी जो बोलने वाले होते हैं वो ऐसे वर्ड्स कभी कभार यूज भी कर देते हैं, लेकिन हाँ मतलब इसका वही होता है, बड़ा छुपे रुस्तम टाइप सा। हाँ नहीं, कीना परवर जो डिक्शनरी में इसका है वो कीना परवर लिखा है, हम पंजाबी में इसको गुन्ना भी कह देते हैं, कुन्ना। अब मेरा ख्याल है हम मजीद लफ्ज़ इनको प्रोवाइड नहीं करते। ये तलाल चौधरी साहब, सवाल अब ये है कि क्या इस तरह से फिक्रे कैसे जाएंगे, इल्जामात लगते रहेंगे या दलील से भी आगे चलकर बात होगी? ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि फिक्रेबाजी से और एक दूसरे के बारे में अल्फाज के सही इस्तेमाल
ज़रूर करना चाहिए और ये ज़िम्मेदारी हम सब पर है और कई दफ़ा हम अकेले इसको नहीं निभा सकते क्योंकि बात का जवाब देना कई दफ़ा बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हम सबको और खुसूस को इस बात पे इसको अमल करना चाहिए और मैं कम अज़ कम फ़ख्र से कह सकता हूँ कि बाकी मियाँ नवाज शरीफ पर जो भी कोई इल्ज़ाम तराशी करे, लेकिन उनकी बात करना, उनकी तकारीर कभी किसी को ज़ातियात का निशाना नहीं बनाया और कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि बाद में फिर वो देखकर, वही फुटेज देखकर कभी कोई शर्मिंदगी हो। तो मेरा ख्याल है बाकियों को भी इसी तरह इस पे अमल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है तलाल चौधरी साहब के सही अल्फाज का इस्तेमाल सोचते हुए कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, खासतौर पे पार्लियामान में। तो अच्छी बात है, हम तो उम्मीद कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं ऐसा होगा दोनों जानिब से, खासतौर पे जलसों में भी फिर ऐसी जुबान इस्तेमाल होगी जो पार्लिमानी हो, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं ताकि लोग उससे सीखें। लेकिन हैविंग सेड दैट तलाल चौधरी साहब, आपके ख्याल में पार्लिमानी कमेटी कितनी जल्दी अपना जो काम है वो मुकम्मल कर सकेगी? कमेटी जिम्मेदार है पूरी की पूरी, सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, कि ये काम भी मुकम्मल करे और काम को टाइम के अंदर मुकम्मल करे। हमारी पार्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये 1 दिन में मुकम्मल करे, ये 10 दिन में मुकम्मल करे। हम चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और फिर जो ये फैसले करे उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई कानून साजी है तो वो करें, कहीं तहकीकात होनी है तो उसका आगाज हो, क्योंकि हम इस बात को कम से कम अंजाम तक पहुंचाने में बदी में के और 2 हफ्ते के अंदर TORs तैयार करती है। नहीं, मुश्किल लग रहा है काम। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें हमसे की, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा भी हम आपको याद करते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम का एक खास जुज़ होता है एक स्पेशल मेहमान, तो उसकी आज हम बात कर लें कुछ खास तरीके से। आज है जियो पाकिस्तान के मेहमान जिन्होंने बनाई हमारी शान, उन्होंने रखा है हमारा मान। आप हो रहे होंगे हैरान कौन सा है ये इंसान, लेकिन मत हो परेशान, जो मैं कर रहा हूं यानी रैप, ये भी है उनकी पहचान। कुछ ही देर में आप जान जाएंगे उनके बारे में। ताज़ा खबरें 2 तैयारों के बारे में हैं और इससे ज़हनों में कुछ इबाम भी पैदा हो रहा है। वो हम आपको बता दें कि एक तो तैयारा मिस्र का है जो लापता हुआ है, 69 अफराद इसमें सवार थे अमले समेत, और वो लापता है। उसके बारे में अभी उम्मीद की जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है कि वो मिल जाएगा, पता चल जाएगा। एक दूसरा तैयारा है कार्गो तैयारा जो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो अफगानिस्तान में गिर कर तबाह हो गया। हमले के 7 अफराद इसमें हलाक हुए हैं। आज़रबाईजान का तैयारा था। तो ये 2 मुख्तलिफ तैयारे जिनकी खबरें आ रही हैं और ज़ाहिर है तैयारा गिरने की जब खबर आती है लापता होने की, तो 2014 में जो तैयारा गिरा था मलेशिया का, उसको कौन भूल सकता है। 239 अफराद सवार थे जो हलाक हो गए थे। उसके बाद अभी हालिया ये जो गुमने वाली बात है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स पूरा दिन हर रोज इस तरह उड़ रही होती है, एक तैयारे का एकदम से गुम जाना वैसे खदशा होता है, डर लगता है। हम ट्विटर पे भी इस न्यूज़ को मैं और उसामा भी फॉलो कर रहे थे। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको हम ज़रूर देंगे। और थोड़ा सा आपको बता दें कि US इलेक्शंस का तो आपको पता ही है कि वहाँ एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के धुआंधार इलेक्शंस मैं कहूँगी हो रहे हैं। और जो कैंडिडेट्स इस वक्त हमें उभरते नज़र आ रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और हिलरी क्लिंटन भी हैं। और ये देखें, एक हम आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, एक कार्टून ही, आपको समझे कि चॉइसेस क्या हैं वहाँ जो मुसलमान हैं उनके लिए क्या चॉइसेस हैं। उसामा जरा आप एक्सप्लेन करें। दो ही आप देख रहे हैं बटन है कि आप किसको वोट करेंगे। अगर आप ट्रंप को वोट करते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों का अमेरिका में आना ही बंद करवा लेंगे, और अगर आप हिलरी को वोट करते हैं तो बस जहां पर वो रहते हैं वहीं पर बम पहुंच जाएंगे। तो शदीद तनकीद की गई और ये तस्वीर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। और ये तस्वीर जियो पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, ये सोशल मीडिया पर ना ही जियो पाकिस्तान की तरफ से ना ही जियो न्यूज की तरफ से है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये तस्वीर, लेकिन आपको पता है ना सोशल मीडिया की एक जो इट हैज इट्स फिंगर ऑन द पल्स ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज फीलिंग। हमने कहा कि हम आपको जरूर दिखाएं कि वहाँ के मुसलमान जो हैं बड़ी कश्मकश में हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही कि वो अब क्या करेंगे। और पाकिस्तान में लोग परेशान हैं गर्मी से, इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है और लग भी नहीं रहा कि गर्मी कहीं कम होने वाली है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे जो इस वक्त कुराए अर्ज़ है यहाँ पर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। 2015 सबसे गर्म 3 साल था और इस पर हम अपने नुमाइंदों से बात भी करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में किस कदर गर्मी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का भी खतरा अब भी है। और
पिछले साल हीट स्ट्रोक से कई इंसानी कीमती जानें ज़ाया हुई थी। अच्छा, ये हालांकि आई डोंट नो कि इट कैन मेक एनीबडी फील एनी बेटर, लेकिन वाकई बाकी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की शिद्दत बढ़ती ही चली जा रही है हर साल के साथ साथ, और इसको बेहतर समझाया है हमें अशर जैदी ने। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्कों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से साल 2015 की याद ताज़ा हो गई है, जब सूरज ने खूब गजब ढाया था। पाकिस्तान की बात की जाए तो साल 2015 में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत 45 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया था। उस वक्त के दर्जे हरारत को देखा जाए तो सिर्फ कराची में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। इसके अलावा अगर हम दीगर शहरों की बात करें जिनमें सिब्बी, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद और तुर्बा शामिल हैं, इन शहरों में टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था, जबकि रहीम यार खान में 43 डिग्री, दादू में 44 डिग्री और मुल्तान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। शदीद गर्मी की लहर के बाद साल 2015 में मुल्क भर में 2000 से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड हुई थी, जबकि सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में 1200 से ज्यादा अफराद हीट वेव का निशाना बने थे। मगर दर्जा हरारत में यह इजाफा सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं देखा गया, दुनिया के दीगर मुमालिक में भी ये ट्रेंड रहा, जहां कई खलीजी मुल्कों में तो दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया था। 2015 में कुवैत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, मिस्र में 47, सऊदी अरब में 50, मुत्तहदा अरब अमारात में 47, ओमान में 49, इराक में 52, ईरान में 46 और भारत की बात करें तो भारत में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। भारत में दर्जा हरारत में इजाफे के बायस 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। माहिरीन कहते हैं कि अगर माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बेहतर मंसूबाबंदी ना की गई तो आने वाले वक्तों में गर्मी की लहर मजीद हलाकतों का बायस बनेगी। इराक में एकदम 52 देख के मैं थोड़ी सेकंड के लिए खुश हुई थी कि एटलीस्ट हमारे इतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन फिर याद आया अभी तो आज ही तो हमने आपको बताया कि लाड़काना भी 52 हो चुके हैं। एक बात जो मेरे ख्याल में आई खास तौर पे उन माओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इस मौसम में स्कूल्स में जा रहे होते हैं, आजकल एग्जाम्स का भी मौसम चल रहा है, एग्जाम्स के लिए भी जा रहे होते हैं, इसलिए आप जो उनको खाना टिफिन में बना के देते हैं मेक श्योर कि वो ऐसा ना हो जो 1-2 घंटों में खराब हो जाए, क्योंकि ज्यादातर खाने ऐसे ही हैं जो कि इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा उनको फ्रूट्स दें, जूसेस दें, ऐसी चीजें दें जो खराब ना हो। हाँ, और आप खुद भी अपने लिए एहतियात करें, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, छतरी का इस्तेमाल करें, सर ढांप के रखें, पानी ज़्यादा पिएं, और अगर किसी की हालत ख़राब हो रही है, आपको लग रहा है कि उसको हीट स्ट्रोक का खतरा है, तो उसको फ़ौरन छाँव में ले जाएं, पंखे में उसको लेकर जाएं, ठंडी जगह लेकर जाएं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना भी ज़रूरी है। तो ये एहतियात आपने ज़रूर रखनी है और हीट स्ट्रोक से बचने की जो तदाबीर हैं आपने जहन में रखनी है, ताकि खुदा न खास्ता आपके किसी शख्स को ऐसा ना हो, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है तो इसमें आपके लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह हुमा ने भी कहा कि खाने पीने में भी एहतियात करनी है, खाना भी ऐसा खाएं। और बिलीव मी, हम ये सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है। ये जो गर्मी है ये शायद आपको देखने से ऐसे ना लगे कि बहुत ज्यादा है, हालांकि आई डोंट नो कि किसको ना लग रही हो, लेकिन ये एकदम सर पे चढ़ जाती है। हीट स्ट्रोक का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दें, जरूर खाएं, बल्कि ये जो रेसिपी मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये तो जरूर देखें और खाएं। इसका है जी सालसा, यस, एग सालसा। किस तरह बनता है ये जरूर देखें। 2 खाने की चम्मच तेल में 1 प्याज, 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर और थोड़ी सी हरी प्याज काट कर डालें। थोड़ी सी कटी हुई पालक डालकर फ्राई कर लें। थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें। 5 अंडे बगैर फेंटे हुए डाल दें। ऊपर काली मिर्च छिड़क दें। खाने की बात तो होती है और हम उस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। गर्मी हो तो इनको जूसेस बड़े पसंद हैं और सबको होने चाहिए, अच्छी बात है, और खाना तो इनको हर पसंद रहता है। एक टेक्नोलॉजी की भी हम ज़रूर बात करते हैं जियो पाकिस्तान में। तो कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था गो प्रो जो कैमरा है उसके बारे में, कि आप अपनी हैट पर वो पहने और जब एडवेंचर के लिए आप निकलें, गर्मियाँ हैं, अगर सैर के लिए आप जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमारे शिमाली इलाकों में, तो बड़ा अच्छा है आपके लिए कि आप वो कैमरा अपने साथ रखें। लेकिन आज हम कुछ मुख्तलिफ दिखा रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ दिखा रहे हैं और दिखा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि समर वेकेशंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। आई एम श्योर बहुत से लोग होंगे वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे होंगे समर वेकेशंस की। तो आपको फिर हम दिखा देंगे कुछ चीनी लोग पैराग्लाइडिंग
प्रैक्टिस आप चाहिए। इस्लामाबाद में हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप वहाँ कर भी सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में मैंने भी की हुई है पैराग्लाइडिंग, लेकिन ऑब्वियसली नॉट लाइक इतनी हाइट से। मरगला हिल्स जो है वो इतनी ऊंची नहीं है, तो वहाँ से भी आप करें तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट। हाँ, और साथ आप क्या क्या है लोगों को ऑब्वियसली एज अ रैपर कभी याद होंगे, लेकिन पूरा पेज भर गया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वीजे, रैपर, एक्टर, एडवेंचरिस्ट, एंकर, पायलट, कमेंटेटर एंड ऑफ कोर्स रिसेंटली सेंसर बोर्ड चेयरमैन एज वेल। किस चीज से आप ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं? वेरी क्विकली फर्स्ट अप। पाकिस्तान से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं। Awesome, ये Proud to मतलब be a Pakistani and proud to be right here on Geo Pakistan on this morning. Thank you. Good to be Thank here. you. Lovely to have you. क्या क्या हो रहा है? अभी भी आप एक काम नहीं कर रहे? अभी भी आप एक काम नहीं कर रहे? क्यों मेरी टांगे कुछ और कर रही हैं? एक ही काम कर रहा हूं तुम लोग के साथ। चेयरमैन, होस्ट आप हैं, इसके अलावा कई और काम, बिजनेसमैन, और आजकल फ्लाइंग भी बहुत कर रहे ये हैं। देखिए सारी पूरा सफा भर गया है, उसके बावजूद कई चीजें रही हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, let me just correct you that. Yes, I was selected, but I never played a game. So that is to be corrected. But ये है कि बाकी चीजें लिखा तो जाएगा ना, हाँ लिखा, select हो गए चलो लिख लें, हाँ, लिखने वो तो में क्या है। फहरिस्त में हमें इतना इम्प्रेसिव लग रहा है, तो हम जाने देना। आपको क्या, बच्चे देख रहे हैं बहुत से, तो ये भी हो जाएगा। मगर आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन आपको पता है ना कि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा इज एन अंडरस्टेटमेंट। Yes, thank इस वक्त जो स्टूडियो में हालात हैं दोस्तों, कि ये भी कुछ ये सेंट्रली बर्दाश्त स्टूडियो है। एक सेंट्रली एयर कंडीशन स्टूडियो होता है, इस वक्त हम एक सेंट्रली बर्दाश्त स्टूडियो में, जहाँ पे हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो गर्मी की शिद्दत है यहाँ और पर। बाहर क्या हो रहा है? बाहर इस वक्त कराची में क्या हालात हैं? हम किंजा बेग हमारी नुमाइंदा हैं, उनसे हम बात करते हैं। किंजा, इतनी गर्मी में आप कहीं छाव में खड़ी हो जाती, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा आप धूप में खड़ी होके आप हमें गर्मी के बारे में बताएंगी, तो गर्मी तो आपको बहुत ज्यादा लग रही होगी। क्या बता रहे हैं महकमा मौसमियात वाले, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं गर्मी में खड़ी हुई हूँ, और ये इसलिए खड़ी हूँ ताकि मैं फील कर सकूँ कितनी गर्मी हो रही है कराची में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मौसम कराची में गर्म और मरतूब रहेगा, यानी आज भी सूरज अपनी तपिश और गर्माहट से हम सबको तंग करने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। कल भी जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा वो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। हवा में नमी का तनासुब 59% है। जनूब मगरिब की जानिब से हवाएं चल रही हैं। कुछ दिनों में जो है कराची में दर्जा हरारत 40 को क्रॉस तो नहीं करने वाला, लेकिन जो फील लाइक है, जो हमें फील होता है जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें फील होता है जब हम धूप में लोगों के बारे में बताएं, क्या देख रहे हैं लोग, किस तरह फिर सड़कों पर अगर निकल रहा है तो कैसे निकल रहे हैं? आपको तो जहां पर आप खड़ी हैं 33 तो नहीं होगा, यहाँ तो 50 से ऊपर ही होगा, तो क्या कर रहे हैं लोग जिनको सड़कों पर आना पड़ रहा है? यही देखा कि दोपहर के औकात में जो है लोग कम निकल रहे हैं बाहर, सड़कों पर जो है थोड़ा सा नाटा होता है। अगर निकलते भी हैं तो या तो कैप लगा के निकलते हैं, या फिर एक ठंडे पानी का कपड़ा लेके निकलते हैं, जो बार बार वो सर पे रख लेते हैं, क्योंकि पहले ही से ही जो है ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है मीडिया की जानिब से कि धूप से बचें, हीट वेव भी आ सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो लिहाजा अब शहरियों को भी जो है पता चल गया, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अगर वो धूप में बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से बाहर निकलना चाहिए। ग्लासेस का यूज कर रहे हैं, कैप लगाते हैं। किंजा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके पास ये सारी चीजें हैं जो आप एडवाइस कर रही हैं लोगों के लिए। सर तो आपने अच्छी तरह किया हुआ है, लेकिन बहुत सारा पानी भी पिए। आई विश हम आपको अपने स्टूडियो में बुला सकते, लेकिन अब फखरे आलम ने भी बता दी, हम आपकी तस्वीरें देखते रहते हैं, यू आर फ्लाइंग ऑल ओवर द प्लेस। ये इतना कुछ करने के बावजूद ये पायलट बनने का शौक कहाँ से आ गया? पायलट एक्चुअली मेरा सबसे पहला पैशन जिंदगी में फ्लाइंग था। एज बचपन से ही, फ्रॉम चाइल्डहुड मैं जहाज़ों के मामले में फेनेटिक था। बाकी सारी चीज़ें जो है ना, ये क्रिकेट और टेलीविजन, म्यूजिक एक्सेट्रा, ये सेकेंडरी है। पहली चीज़ जो मेरे नेचर के अंदर थी वो एविएशन थी, जो बचपन से इनबिल्ट थी। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट। तो 40 साल जिंदगी के इंतजार करना पड़ा। आपके सारे पैशंस बड़े बड़े हैं। हाँ, मेरे साथ ये है कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, और मैं उसको जो एनीथिंग दैट आई पुट माय हैंड इनटू, उसका मेरे अंदर एक वो होता है कि मैं इसको फिर इस तरीके से करूं, और मैं फिर उसका ये होता है कि जो उसकी इनर मोस्ट कोर डेप्थ होती है ना, उसके आई मस्ट लर्न एवरीथिंग अबाउट इट, अंडरस्टैंड इट, नो इट, उसकी तह तक पहुंचना बड़ा जरूरी होता है। फखरे आलम से गर्मी की वजह से मुझे सवाल अचानक याद आया कि कॉन्सर्ट्स होते थे, आप उनमें कंपेयर होते थे, पसीने छूट रहे हैं,
और फिर कई दफा अच्छा वो लेट हो गया सिंगर तो फखर आलम को गाना भी गाने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ रहा है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस इतनी गर्मी में? अब तो शायद ज्यादा होगी गर्मी। एक्चुअली वो बड़ा एथलेटिक एक्सपीरियंस होता था, बिकॉज परफॉर्मिंग इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, आप जब स्टेज के ऊपर होते हैं तो पसीने वसीने तो निकल जाते हैं वैसे ही, अगर आप एग्जर्ट करें। मैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव होता था स्टेज पे जब भी होता था, तो बिल्कुल पानी वो, बल्कि जिस तरह इश्तिहारों में नहीं होता पानी की बोतल खोल के सर पे पानी डाल देते, तो सब कुछ उस तरह का माहौल होता था, बट जेन्युइनली होता था। एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ, इस गर्मी के हवाले से हम लोग बहुत बात करें, एक चीज जो लोग पानी तो पिए, मगर अगर आप उस पानी में ORS मिला लें, ORS का साशे आता है वो डाल लें, दैट्स अ ग्रेट 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 थिंग। मैं स्क्वॉश खेलता हूँ डेली, तो ORS की बोतल साथ में लेकर जाता हूँ पीने के लिए। इट हेल्प्स कि आपके जो सॉल्ट्स हैं उसके साथ साथ उनको भी वो रिप्लेनिश करता है। अच्छा, एक तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि फखर आलम हमारे साथ हैं, लिहाजा जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी कमेंट देना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू नो, हम ट्विटर पे हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे फोन्स पड़े हुए हैं, हम ट्विटर पे हैं। और आप, हमारा हैंडल क्या है? जियो पाकिस्तान टीवी। कल मैंने गलत बता दिया था, सॉरी टू से दैट, लेकिन जियो पाकिस्तान टीवी पे हम हैं और आप हमें लिखें, ये साथ ही बैठे हैं, हम इनसे जरूर पहुंचेंगे। अच्छा फखर, जो ब्रेक में बात हो रही थी, मेरी बात तो रह गई, इसलिए कि आपने कंपेयरिंग की है, होस्ट आप रहे हैं, पॉलिटिशियन से आप मिले हैं, टेलीविजन का, ये जो हमारे यहाँ पर ये भी अच्छा इस कैमरे में है, तो ये कान में अगर आप देखें ना हमारे लगी हुई है, तो कंट्रोल रूम से हमें डायरेक्शंस आ रही होती हैं। फखर आलम आगे उनको बिठाएं, ये सवाल करें, अभी बताएं कि सोशल मीडिया पर आप किस तरह सवाल पूछ सकते हैं, सब करें। आप कैसे हैंडल करते थे? बड़ा मुश्किल काम है। मेरी ये जो कान में इनके जो ईयर पीस लगा हुआ है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे इरिटेबल, अगर आप कोई दुनिया का कोई काम कर रहे हैं ना जिंदगी में, कोई नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे इरिटेबल और मुश्किल चीज है ये। क्योंकि एक यूं समझे कि एक आपके सोचने की आवाज होती है ना आपके सर के अंदर, और उस सोच के अंदर एक और बाहर की आवाज मिक्स हो रही होती है, और वो मिक्स करके क्या रही होती है। आप ये सोच रहे हैं कि यार अच्छा ठीक है, उसामा मुझसे अगर ये सवाल पूछेंगे तो मैं उसका ये जवाब दूंगा, लेकिन अगर इन्होंने ये पूछ किया तो मैं उसका ये जवाब दूंगा, और बीच में आवाज आ रही होती है, यार वो कैमरा पैन करना लेफ्ट पे, राइट वाला कैमरा सामने करो, यार ये लाइट किसका, शैडो किसका आ रहा है बीच में से, अच्छा उसामा आप जरा अपनी टाई सीधी कर लीजिए, अच्छा हुमा आप जरा ये देख लीजिएगा साथ में, और ये फखर से ये पूछ लीजिएगा, और बीच में आपके अपना, और आप सेंटेंस भी बोल रहे होते हैं उस वक्त। So I know exactly what is happening. It's the worst thing that can happen to an anchor. अच्छा फखर, इतना मजा आ रहा है आपसे बातें करने, और ये जो आपने कंफ्यूजन बताई ना कि इंसान के दिमाग में चल रही होती है, तो ये कंफ्यूजन हमें कुछ इदारों में भी नजर आ रही है, तो उस पर भी हम बात करते रहेंगे, खबरें भी हमने जानी कुछ इदारों में। अच्छा ये आपने खुद ही कह दिया, अब मुझे फिर संसद बोर्ड पे भी आना होगा। तो हमने बात करी है नेक्टा की। नेशनल एक्शन प्लान बना, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ शानदार कामयाबियां हासिल की, रियासत को चैलेंज करने वाली तंजीमों और ग्रुपों को नकेल डाल दी गई। इन कामयाबियों के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ चीजें हैं जिस पर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। इनमें सबसे अहम नुकता है इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे नेक्टा का, उसको मजीद मजबूत बनाना। लेकिन नेक्टा मजबूत तो क्या होता, अभी तक पूरी तरह काम शुरू नहीं कर सका। हालांकि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने एक नहीं कई बार नेक्टा की अहमियत को तस्लीम किया, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत ने नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास ही अब तक तलब नहीं किया, जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इस इजलास का एजेंडा वज़ीर आज़म को नवंबर 2014 में भेजा गया था, 2 साल पहले, जिसकी अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने हुकूमत की इस सुस्ती और गफलत पर शदीद तशवीश जाहिर की है, और यह परेशानी दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर आज नेक्टा अपनी जगह काम कर रहा होता तो दहशतगर्दी का ग्राफ मजीद नीचे आ सकता था। जो हमें बेहतरी नजर आई है, इससे भी ज्यादा बेहतरी हो सकती थी। और नेक्टा को मजबूत बनाने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर एहसान गनी का गुज़श्ता साल अक्टूबर में क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। somehow हमारा फोकस नेक्टा पे नहीं रहा। जब ये कंसीव हुआ, फिर उसके बाद ये बना, फिर एक्ट इसका जब आया 2013 में, तो 16 दिसंबर से पहले कोई फोकस नहीं था नेक्टा के ऊपर। एंड आई बिलीव नाउ दैट नॉट दैट आई एम देयर, लेकिन जो चीज़ें चाहिए थी नेक्टा को, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। बजटिंग हो रही है, स्टाफिंग हो रही है। सो फिर दूसरा ये कि इसका रोल हमें डिटरमिन करना है। जो इसका एक्ट में रोल दिया हुआ है, उससे हम थोड़ा सा टेंशन पे चले गए हैं। इट हैज़ एक्यूमुलेटेड एक्स्ट्रा वेट, जो उसका काम नहीं था वो अब इसके ऊपर आ रहा है। एजाज सैयद जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। एजाज, इतना आपका तजर्बा है, हुकूमती इदारों पर आप काम करते रहते हैं, क्यों नहीं अब तक नेक्टा पूरी तरह फाल हो सका? क्या वजह है इसकी? किस किस ने इसमें शामिल होना था?
उसामा, नेक्टा चूँकि सिर्फ एक सिंगल एंटिटी नहीं है, इसमें दूसरे बहुत सारे इदारों ने ताउन करना था, तो नेक्टा ने फाल होना था। और इसमें जब दूसरे बहुत सारे इदारे हैं, उनमें जो सबसे अहम तरीन और हसास तरीन इदारे हैं वो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं, तो उनके ताउन से इसे फाल होना था। और ज़रूर ये फाल अभी तक उस तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है अगस्त 2015 से और आज के दिन के दरमियान। यानी कि अगस्त 2015 में नेक्टा के जो नए सरबराह हैं एहसान गनी, ये पुलिस ग्रुप के हैं और ग्रेड 22 के सीनियर अफसर हैं पुलिस ग्रुप के, उनको तैनात किया गया है। और इन्होंने जो नेक्टा है उसमें परफॉर्मेंस भी मौजूदा जो गवर्नमेंट है इंटीरियर मिनिस्ट्री की मदद से इसमें आई है परफॉर्मेंस, क्योंकि इस सारे मामले को सुपरवाइज पर्सनली कर रहे हैं वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान। और नेक्टा को मुतहर्रिक करने के हवाले से उसामा, मैं आपको ये बताऊं कि नेक्टा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ये था कि एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट कायम करना था, जिसने इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करनी थी। और वो जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों से मालूमात इकट्ठी की गई हैं, उनको जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की रोकथाम करनी है वहां तक भी पहुंचाना था, और इसके साथ साथ ट्रेंड और उसकी जो तज्जिया है वो भी करना था। यानी सफर तो शुरू हुआ है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। एजाज सईद, आप हमारे साथ रहेंगे, अगले घंटे में बात करें। अभी एक ताजा खबर यह है कि गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है, कब हो रही हैं इसका हम आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, तालीमी इदारे में 19 मई से 25 जुलाई तक छुट्टियां होंगी, तो ये एक अच्छी खबर है बच्चों के लिए। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों पर हम बहुत खुश हुआ करते थे, तो बच्चे बहुत खुश होंगे और वैसे जरूरत भी थी, इतनी शदीद गर्मी है। 19 मई से 25 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। सिंध के बारे में बता रहे हैं कि सिंध भर के तालीमी इदारों में अब 19 मई से 25 जुलाई तक छुट्टियां होंगी और तब तक बच्चे एंजॉय करेंगे और गर्मी से बच सकेंगे। तो अब बस इंतजार करें 19 तारीख का, और उसके बाद अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं। हाँ, यानी अब कल से यानी ऑफ है, अब तो शुरू हो गई ना। साथ-साथ करेक्शन ये उसी ईयरपीस का कमाल है दोस्तों, जिस ईयरपीस के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। एग्जैक्टली उसी की वजह से बेसिकली एंजॉय योरसेल्व्स, आज से छुट्टियां शुरू। भाई मुझे आपके ये जो वो नालायक एक्शन प्लान के बारे में जो आपने रिपोर्ट दी वो बड़ी अच्छी थी, और मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो है वो तरक्की कर रहे हैं उसके हवाले से। अच्छा, लेकिन फखर टॉकिंग ऑफ, हम कहीं और जा रहे हैं फखर? यार एक मिनट, आप लोग आपस में टॉस क्यों नहीं कर लेते कि कौन बात करेगा? यही तो कमाल है इस शो का, यही तो कमाल है इस शो का कि ये कंफ्यूजन चलती रहनी चाहिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट फ्यू सेकंड्स हमारे पास जियो हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, हम आपसे मिल रहे हैं कुछ ही देर में। फखर आलम यही है, तब तक हम देख रहे हैं आप कौन से सवाल हमें भेज रहे हैं, तो वो हम फखर आलम से पूछेंगे। तो हम कुछ ही देर में आपसे मिल रहे हैं, कहीं मत जाइए, जियो हेडलाइंस देखिए। आज हेडलाइन में सिंध में शदीद गर्मी, महकमा तालीम सिंध ने गर्मी की सालाना छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सिंध के तालीमी इदारों में 19 मई से 25 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। सेक्रेटरी तालीम कहते हैं नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी किया जाएगा। पेरिस से काहिरा जाते हुए मिस्री एयरलाइन के लापता तैयारे के समंदर में गिरने का खदशा। हवाई जहाज की तलाश के लिए मिस्री फजाइया की टीमें रवाना। लापता होने वाले तैयारे में अमले के 10 अरकान समेत 69 अफराद सवार। उधर आजरबाईजान का कार्गो तैयारा अफगानिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। हमले के 7 अफराद हलाक। एफसी और हसास इदारे ने बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। एक कंपाउंड से 26 रॉकेट, तैयार आईईडीज, 1350 गोले, 2 राइफल, दस्ती बम और सैकड़ों राउंड्स बरामद। कोयटा के मशरकी बाईपास पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की वैन के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी। एसपी सरियाब का कहना है कि धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। 4 से 6 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्तान में यूनिवर्सिटी पर हमले की साजिश नाकाम बना दी। नवाबपुर में अलकायदा के अहम कमांडरों समेत 8 दहशतगर्द मार दिए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, असलहा और दस्ती बम बरामद।
पुलिस वालों, मजहबी रहनुमाओं और सियासी जमात के कारकुनों समेत 50 से जायद अफराद का कत्ल किया। कराची से गिरफ्तार सियासी जमात के टारगेट किलर रमीज शेख उर्फ फैजान के तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। कराची में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गैंग वॉर के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और मंशियात बरामद। मुल्तान में नर्सेज निश्तर अस्पताल की इंतजामिया के रवैये से तंग, यंग नर्सेज एसोसिएशन का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। नर्सेज का DC ऑफिस की जानिब मार्च। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर किसानों का धरना 20 घंटे से जारी, आलू जलाकर एहतजाज, रात मॉल रोड पर ही गुजारी। ज़राई इस्तेमाल के लिए बिजली सस्ती करने, खाद पर सब्सिडी देने और दीगर मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान के तकर्रुर का मेयार तब्दील करने के लिए आईनी तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुजव्वजा बिल के तहत जजेस के अलावा ग्रेड 22 के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स और टेक्नोक्रेट्स भी तैनाती के अहल होंगे। पनामा इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता-ए-कार की तैयारी के लिए पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी आज कौमी असम्बली से ली जाएगी। कमेटी पनामा पेपर्स की ऑफशोर कंपनीज, माली बदउनवानी, कमीशन और किकबैक्स के पैसे की बैरून मुल्क मुंतकली और बैंक कर्जों की माफ़ी की तहकीकात करे। इससे गर्मी की सालाना छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक तालीमी इदारों में 19 मई से 25 जुलाई तक छुट्टियाँ रहेंगी। सेक्रेटरी तालीम कहते हैं सालाना छुट्टियों का नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। सिंध भर में आज से गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक तालीमी इदारों में 19 मई से 25 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। राना जावेद, कहिएगा नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा? जी, अब से कुछ देर कबल सेक्रेटरी तालीम सिंध फजला पेचो ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर तालीम निसार खोड़ो की मुशावरत से फैसला किया गया कि सिंध में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और तालिब इल्म गर्मी की शिद्दत के बायस जो है बीमार हो रहे हैं और परेशानी का सामना, जिसके बायस फैसला किया गया है कि छुट्टियाँ आज से शुरू कर दी गई हैं जो 25 जुलाई तक होंगी। आज बच्चे स्कूल जा चुके हैं, इसका अमली तौर पर इतलाक कल से शुरू होगा। इससे पहले स्टीयरिंग कमेटी में फैसला किया गया था कि 1 जून से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी, लेकिन अब गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए महकमा तालीम ने फैसला किया है कि तालीमी इदारों में फौरन छुट्टियां कर दी जाएं जो 25 जुलाई तक जारी रहेंगी। जी, तालीमी इदारों में 19 मई से 25 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। महकमा तालीम सिंध का बताना है। राना जावेद, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की जानिब। देखते रहिए जियो न्यूज़। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। आज हमारे साथ फख्र आलम हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे हमने बहुत सी बातें करनी है, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। तेजी से बढ़ती गर्मी को ब्रेक नहीं लग रही। सुबह ही सुबह सक्खर, डेरा गाजी खान और ओकाड़ा में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर और मुल्तान में किसानों और नर्सों का एहतजाज भी जारी। सब ख्याल रखें, मौसम अच्छा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 33% जज खवातीन हों। सेनेट से आने वाली तजवीज अच्छी है, मुकम्मल अमल दरामद के लिए अदालतों में निचली सतह पे ही काम शुरू करना होगा। और किसी को धक्का दिया, किसी से तल्ख कलामी हो गई। कैनेडियन पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को अपोजिशन से फ्रैंक होना महंगा पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। अभी इस वक्त जो बड़ी खबर है यकीनन छुट्टियों की है। 19 मई यानी आज से छुट्टियों का ऐलान हो गया है। सिंध भर में तालीमी इदारे बंद रहेंगे 25 जुलाई तक। 19 मई से 25 जुलाई तक अब तालीमी इदारों में छुट्टियां हैं और आज ऐलान हुआ है। कई बच्चे तो शायद स्कूल गए होंगे और उसके बाद उनको पता चला अब कल से उनको नहीं आना पड़ेगा। 19 मई से 25 जुलाई तक छुट्टियां होंगी और गर्मी इतनी ज्यादा हुई है शायद कि जिसकी वजह से फौरी तौर पर छुट्टियों का ऐलान करना पड़ा है। तो अच्छी बात यह है कि बच्चे अब अपने माँ बाप के साथ घर पर होंगे
होंगे और इस वजह से गर्मी से निस्बतन कुछ महफूज रह सकेंगे। तो 19 मई आज से अब तालीमी इदारे बंद रहेंगे पूरे सिंध में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद और अब 25 जुलाई को खुलेंगे। और बच्चों से मुझे याद आ रहा है कि होमवर्क जो है बच्चों को अब करना पड़ेगा, लेकिन छुट्टियां तो छुट्टियां होती हैं, बच्चे यकीनन बहुत खुश होंगे। और मौसम जिसकी वजह से छुट्टियां देनी पड़ी हैं, जल्दी शायद लग रहा है कि आज ही ऐलान किया है बड़ी जल्दी में कि अब से कराची भर में और पूरे सिंध में छुट्टियां होंगी। इस्लामाबाद निस्बतन समझा जाता है कि थोड़ा ठंडा होता है बड़े शहरों में, तो वहां पर मौजूद है आफिया अंसर, हमारी नुमाइंदा है जी न्यूज़ की, उनसे बात करते हैं। आफिया, क्या मौसम है इस्लामाबाद में? यहाँ भी उसी तरह तपती धूप है? आसिया, तो यहाँ पर भी उतनी ही गर्मी है जितनी बाकी शहरों में महसूस की जा रही है? उसामा, इस्लामाबाद को मौसमों का शहर कहा जाता है, इसी लिहाज से यहाँ पे सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार सभी बहुत ही जो है अपनी पूरी शिद्दत के साथ आते हैं। इस्लामाबाद में इतनी बहुत गर्मी है, सुबह के जो 9 बजे के दर्जे हरारत जो रिकॉर्ड किया गया था वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन ये 40 से भी ऊपर आज भी जाने की तवक्को है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में दर्जे हरारत 41 पे था। और जो हवा में नमी का तनासुब है वो इंतहाई ड्राई यहाँ का मौसम है। 16 जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 16 मिलीमीटर था। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि महकमा मौसमियात से जब हमने कल तफसील ली थी तो उन्होंने ये हमें आगाह किया था कि ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि सिंध के बलाई सिंध का जो इलाका है उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में ये हीट वेव है जिसका आज चौथा रोज है। गर्मी की ये शदीद लहर या हीट वेव जिसको हम कह रहे हैं ये आज रात तक यानी आज का दिन पूरा जो है वो हीट वेव का दिन है। 2 रोज का वक्फा आएगा और 2 रोज के वक्फे के बाद जब वीकेंड आएगा जिसमें लोग सैरो तफरी के लिए निकलते हैं, इस्लामाबाद में तो वैसे भी पहाड़ी मकामात पर तफरी के लिए लोग जाते हैं, जो नदी नाले चश्मे हैं वहाँ पे जाते हैं तफरी के लिए, लेकिन वीकेंड के ऊपर भी महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि हीट वेव दोबारा आएगी, इसलिए शायद लोग कम निकलेंगे इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया आसिया अंसर आपका, शदीद धूप में वो भी खड़ी थी जैसा हमारी पहले नुमाइंदा हमने देखा किंजा धूप में खड़े होकर बता रही ताकि महसूस कर सकें कि किस कदर गर्मी है और फिर लोगों को बता सके कि इतनी शदीद गर्मी है तो लिहाजा एहतियात से बाहर निकले। लाहौर की भी हम आपको बताएंगे कि लाहौर में मौसम कैसा है और क्या हो रहा है लाहौर में, आगे चलकर लाहौर की भी बात होगी। अभी लाहौर की अगर हम बात करें तो वहां पर एहतजाज हो रहा है किसानों का, इस पर भी हम आएंगे। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे नेक्टा की, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें बेहतरी के लिए, मजीद बेहतरी लाने के लिए नेक्टा का इदारा फाल होना बहुत जरूरी है। एजाज सैयद हमारे साथ हैं और मुझे पता चल रहा है शायद गर्मी की वजह से एजाज सैयद हमारे साथ अब नहीं है क्योंकि लाइन ड्रॉप हो गई, इतनी गर्मी है कि देखिए एजाज सैयद भी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि नेक्टा पर काम हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, आहिस्ता बेहतरी आ रही है। बहरहाल दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो अच्छी जा रही है और दहशतगर्दी काफी हद तक कंट्रोल हुई है। तो मैंने इस तरह आपको कहा कि लाहौर में एहतजाज हो रहा है, चेयरिंग क्रॉस पर बहुत अहम जगह है लाहौर की, वहां पर किसानों का धरना 18 घंटे से जारी है। मुजाहिरीन ने आलू जलाकर एहतजाज किया और रात मॉल रोड पर ही गुजारी। धरने में शरीक एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल भी कर गया। गर्मी भी इतनी शदीद है और इनका एहतजाज अब भी जारी है। लेकिन उस्ताद आप ये सोचें कि कितना इनको जरूरी होगा ये प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना कि वो इतनी गर्मी में भी आ गए हैं, यानी उनके कितने मसले मसाइल हैं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या मौसम है लेकिन वो पहुंच गए हैं। असल में वो कह रहे हैं कि बिजली का यूनिट 5 रुपए किया जाए, खाद पर सब्सिडी दी जाए, गंदम की खरीदारी शफाफ बनाई जाए, शुगर मिल से गन्ने के पैसे दिलाए जाएं। ये किसानों के जो अहम मुतालबात हैं ये हैं और किसान इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी अनवर का भी कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा और लगता है कि अभी तक कोई मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे, कोई कामयाबी होती नजर नहीं आ रही। तो वो चाह रहे हैं कि ज्यादातर जो उनका खर्चा होता है खाद पर, बिजली पर, तो वो कम हो तो फिर उनके जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। एजाज सैयद आप हमारे साथ हैं, मुझे बताया जा रहा है, हुआ मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एजाज सैयद हमारे साथ हैं और उन पे हम बात कर रहे हैं नेक्टा की। जी एजाज बताएं कि अब कब तक आपको नजर आ रहा है कि बाकायदा तौर पर जिस तरह कहा गया था, सोचा गया था नेक्टा के बारे में, उस तरह में फाल नजर आएगा? उसामा सुबह सुबह आप गर्मी की खबरें दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर भी देता हूं नेक्टा के हवाले से कि नेक्टा में जो जिस तरह के मैं बात कर रहा था कि
एजाज, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ इसलिए कि आप हमारे पास अच्छी खबर बताने लगे थे और आपने गर्मी का जिक्र किया ना, तो गर्मी नहीं चाहती कि आपको अच्छी खबर दें इसलिए। लेकिन अच्छी खबर एक तरह से है कि सिंध में छुट्टियां होंगी गर्मियों की, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, बात भी थोड़ी सी डिबेटेबल है, बिकॉज अचानक से जो भी चीज होती है ना जिसकी प्लानिंग ना हुई हो, तो वो शायद इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। माओ को बड़ी उन्होंने तैयारी करनी होती है कि बच्चों को किस तरह बिजी रखना है, इसलिए वो भी एक चीज है जो होनी है। बड़ी देर से आप बेताब है, मुझे आप कह रही थी कि अब मैंने ये सवाल करना है, उसका मतलब मैं समझ गया था कि ताकि आपको मैं टोकू ना कि आप सवाल करें, तो आप कर लें जो आपने सवाल करना था फखरे आलम से। अब आपके पास वक्त है, जल्दी, वरना मैं यही सोच रही थी कि मतलब ये क्या आप कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे साथ हैं और बड़े आपके लिए सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन मिशन परवाज की आपने जिक्र किया था और ऑब्वियसली समथिंग टू डू विद योर फ्लाइंग, तो ये क्या मिशन है? आई नो कि आप इंटरनली पाकिस्तान में तो काफी फ्लाई कर ही रहे हैं, व्हाट इज मिशन परवाज? मिशन परवाज मेरी इस साल अटेम्प्ट है टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। और मार्च में मैंने ये सफर शुरू करना था, जो कि अगस्त के एंड तक के लिए हमने जो है उसको डिले किया हुआ था। तो कितने दिन का होगा? ये जहाज के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं ये अनाउंस कर सकता हूँ, खुशखबरी दे सकता हूँ कि जहाज की सिलेक्शन और जहाज की लीज की वजह से डिले था मिशन परवाज, मगर एक बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी ने मुझे अपना जहाज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये ले जाइए, आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड होगा दुनिया में, एक मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड एविएशन की शोबे के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आप ये जहाज मेरी तरफ से लेने, सो जहाज आ गया अब, और जहाज की अनवेलिंग हम बहुत जल्दी करेंगे। और तो आप ये सर्कमनेविगेट आप अकेले करेंगे? सोलो फ्लाइट होगी, अकेला एक छोटा तैयारा उड़ा के पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जाएगा। कराची से सफर शुरू करेंगे, और इसको रिकॉर्ड बनाने के लिए लाजिम होता है कि आप 30,000 नॉटिकल माइल्स जो है वो इक्वेटर के साथ साथ ट्रैवल करें, दुनिया का पूरा एक सर्कमनेविगेशन पूरी कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, तो ये मुश्किल नहीं होता? आपने पूरा प्लान होगा, भूख लगती है, करेक्ट, उसके बहुत सारे उसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर बड़ी बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको ख्याल रखना होता है। लेकिन अगर इसमें स्टॉप्स वगैरह तो होते हैं। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। ये चूंकि जहाज की कैपेबिलिटी पे मैंने कहा, जो जहाज अब चूंकि हमारा फाइनल हो गया है, तो इसमें ये होगा कि हर 4 घंटे के बाद फ्यूल के लिए मुझे लैंडिंग करनी पड़ेगी और रिफ्यूल करना पड़ेगा। तो उसमें एक दिन में हम 2 लेग्स भी कर सकते हैं, 3 लेग्स भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस वगैरह किस तरह होती हैं, तो उसको उसके मुताबिक जो है मैं फिर इंशाल्लाह फ्लाई करूंगा। अच्छी खबर है, एजाज सैयद मुझे पता चल रहा है कि अब हमारे साथ हैं। एजाज, जल्दी से अच्छी खबर सुनाने से पहले कि गर्मी फिर हमें रोक दे। जी बिल्कुल, फखरे आलम आपको फिजाओं में लेके गए थे, मैं दोबारा आपको जमीन पर लाता हूँ और अच्छी खबर बताता हूँ गर्मी के इस मौसम में। वो ये है कि जो नेक्टा है उसका जो बुनियादी कंपोनेंट है वो है जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, जिसने चलना था इंटेलिजेंस एजेंसियों के ताउन से। और ये वो पॉइंट था जहां पर सिविल मिलिट्री रिलेशन में भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ पड़ा था। अब एक अच्छी खबर ये आई है कि एक ब्रिगेडियर साहब की सरबराही में पाक फौज ने यकीन दहानी करार दी है कि 51 के करीब जो ऑफिसर्स हैं, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स भी हैं, ISI के ऑफिसर्स भी हैं, FWO के भी ऑफिसर्स हैं, और दीगर जो मिलिट्री रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं ग्रेड 18 के, वो यहाँ पर तैनात करने की यकीन दहानी करा दी गई है। 1.5 माह के अंदर अंदर फॉर्मल पोस्टिंग ऑर्डर लेकर वो नेक्टा के अंदर आकर बैठना शुरू हो जाएंगे। और जो JID है, जिसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, CIDs स्पेशल ब्रांच ने अपने नुमाइंदे ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिए हैं। तो जो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का जो फ्लो है दहशतगर्दी के बारे में, जो सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ी असाइनमेंट है नेक्टा की, उसके बारे में जो सारी इंटेलिजेंस है वो 1.5 माह के बाद, 1.5 माह 2 माह के अंदर वो फ्लो पूरे का पूरा आएगा। और जो इंटेलिजेंस एनालिसिस है और इंटेलिजेंस ये बता दें कि कितना अहम है ये इंटेलिजेंस गैदरिंग दहशतगर्दी को मुकम्मल खत्म करने में। कहा जाता है सबसे ज्यादा ये रोल है, इससे पहले कि दहशतगर्द पहुंचे उसको वहां रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है। उसामा, दहशतगर्दी के ख़त्म करने से पहले यह है कि दहशतगर्दी को प्रिवेंट किया जाए, पहले पता हो हमारे इंटेलिजेंस इदारों को। और हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, पर्टिकुलरली मैं सबसे अहम जिसे हम इग्नोर कर देते हैं वो नाम,
वो है CTD का। गुज़िश्ता 9/11 के बाद अगर पाकिस्तान का कोई इंटेलिजेंस इदारा डेवलप किया है, यानी कि हमारे पास इंटेलिजेंस इदारे तो पहले भी हैं, ISI है, IB है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान एयरफोर्स की एक अलग इंटेलिजेंस है, नेवल इंटेलिजेंस है, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से अगर किसी एक इदारे ने 9/11 के बाद सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस शो की है चारों सूबों में, वो CTD का इदारा है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल पुलिस। ये पुलिस का इंटेलिजेंस इदारा है जिसने दहशतगर्दी के बारे में बहुत सारी पहले से मालूमात दी। लेकिन प्रॉब्लम उस एक जगह पे आ रहा था, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इंटेलिजेंस मालूमात मिलती थी लेकिन वो बर वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन तक प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस की नहीं जब पूरी तरह फाल हो जाएगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा। एजाज सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ी तफसील से आपने हमें इस बारे में बताया। और पुलिस जो है CTD जो कि पुलिस का इदारा है, यही कहा जाता है कि पुलिस को बेहतर करना होगा अगर हमने मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। फौज तो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही है। एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया नेक्टा के बारे में। और आपने ये खुशखबरी जो हमें दे रही थी, ये वाकई अच्छी खुशखबरी है और फख्र आलम ने भी हमें बड़ी अच्छी खुशखबरी अभी दी कि वो सर्कमनेविगेट करने लगे हैं ग्लोब को। और जो सिंध में बच्चे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है ही है, क्योंकि आज से उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो क्यों ना एक पार्टी हो जाए, एक पार्टी जिसका हमने शुरू में भी आपको जिक्र किया था शो के शुरू में कि शाहरुख खान के घर एक पार्टी है जिसमें मैं और उसामा नहीं इनवाइटेड। तो होगी। आपका फेवरेट कौन है बॉलीवुड में, एक्टर्स में, एक्ट्रेसेस? दिलीप कुमार साहब। अच्छा, ये बैक टू बैक आजकल हो रहा है। कल अफरीदी आए थे, शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी यही कहा। और शाहिद अफरीदी ने तो पेशावर कनेक्शन की वजह से कहा होगा ना, क्योंकि दिलीप कुमार साहब भी पेशावर की में उनकी पैदाइश हुई थी। सो मे बी परहैप्स दैट इज द रीजन। फिल्म्स नाउ, फखर, यू आर द चेयरमैन ऑफ सेंसर बोर्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि पाकिस्तानी बड़े क्यूरियस होते हैं कि भाई सेंसर बोर्ड में क्या हो रहा होता है। हमने देखा है पाकिस्तान में कुछ फिल्में आती हैं, रिसेंटली पाकिस्तानी एक फिल्म आई है, रिलीज हुई, 2 हफ्ते चली और फिर बैन हो गई। तो मतलब इस किस्म की चीजें, और फिर बहुत सी हॉलीवुड की भी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। व्हाट डिसाइड्स कि क्या प्रोजेक्ट जाएगा, क्या नहीं जाएगा? पहले तो क्लियर, हम लोग कैंची लेकर नहीं बैठे होते, लोगों के दिमाग में होता है कि शायद कैंची होती है और कैंची से काट देते हैं, कट रही होती है। तो रीलों वाला जमाना नहीं है, वो जमाना नहीं रहा। नंबर 1। नंबर 2, आप मालिक फिल्म के हवाले से बात कर रही थी कि उसको क्यों बैन कर दिया गया। लेकिन एक्चुअली सिर्फ उसकी नहीं, लेकिन आप वैसे जनरली रिसेंट जो कंट्रोवर्सी थी वो पाकिस्तान में, वो एक इस पर्टिकुलर फिल्म को किस तरह किया जाता है हमारा, वो इसमें मैं क्लैरिफाई ये कर दूं कि जो हमारा बोर्ड था, हमने उसको उसका सर्टिफिकेट सस्पेंड किया था नॉन कंप्लायंस की वजह से कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद उन्होंने जब उसकी कंप्लायंस की अंडरटेकिंग दे दी और करेक्शन की तो 4 घंटे बाद हमने उनको उनका रिस्टोर कर दिया था सर्टिफिकेट। उसके अगले दिन उनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट से बैन लग गया था। सो दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज टू आंसर, आई कांट आंसर ऑन देयर बिहाफ। लेकिन फिल्म के लिए एक सेंसर कोड मौजूद है, उस सेंसर कोड के अंदर बहुत सी चीजें रिवाइज होनी बहुत जरूरी है। और एक और भी होता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार वो फलां वाली फिल्म आपने आने दी और फलां वाली फिल्म आने दी, तो वो मैं उस पर क्लेरिफाई करना चाहता हूं लोगों को कि ये हम फैसला नहीं करते कि कौन सी फिल्म आएगी नहीं आएगी। जब तक कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को बाहर से खास तौर पे इंपोर्ट नहीं करेगा और उसकी एप्लीकेशन भर के हमारे पास जमा नहीं कराएगा, हम उस फिल्म के ऊपर कोई भी फैसला नहीं कर सकते, कोई भी बात नहीं कर सकते। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सी फिल्म आएगी और कौन सी फिल्म नहीं आएगी। ये बोर्ड के कंट्रोल में नहीं, सेंसर बोर्ड के। और गर्मी जो है वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। अमीन हफीज बहुत ही हर एक के, आज मुझे लग रहा है कि जियो जो है वो एक वेदर चैनल है बुनियादी तौर पर। मौसम के बारे में जो है वो यहाँ बैठे भी इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम बात करते रहेंगे क्योंकि मौसम का असर सब पर होता है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। तो लाहौर को हम किस तरह भूल सकते हैं। अमीन हफीज साहब, ये बताएं कि आप कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं लाहौर में? हर कोई आपकी दिलचस्प तजिया भी सुनना चाहता है मौसम पर। जी उसामा, मेरा तजिया तो सिर्फ ये है कि 15 मिनट से आपने मुझे धूप में खड़ा किया हुआ है और ये कहा है कि आप मेरा बीपर लेंगे, मैं लोगों को गर्मी के बारे में बताऊंगा, जो गर्मी में मेरा अपना हशर हो गया है। बहरहाल उसामा साहब, ये बहुत अच्छा आपने किया कि जितनी देर मैं धूप में रहा, मैं सर पे हाथ रख रहा हूँ। इतनी गर्मी है कि आप अगर यहाँ पर ये हुमा रोटी जो आटा पका के मेरे सर पे रख दे तो रोटी पके ना पके, रोटी फूल जरूर जाएगी। इतनी गर्मी लाहौर में है। 46 टेम्परेचर कल था और कल ही पंजाब के शहर बखर में 49 टेम्परेचर था।
इस वक्त भी जो लाहौर में टेम्परेचर 46-47 बताया जा रहा है, लेकिन जिस सड़क पे उसामा साहब आपने मुझे खड़ा किया हुआ है, ये मेरा पाँव और मेरा सर बता रहा है कि टेम्परेचर 46। महकमा मौसमियात वालों का तो होगा, मेरा 46 नहीं है, ये 48, 49 भी हो सकता है। हम सब और अगर मेरा जी चाहे, नहीं उसामा साहब सुने, अगर मेरा जी, अगर मुझे आप इजाजत दें और मेरे करीब नहर होती तो सच्ची बात है, जैसे जिंदा दिलाने लाहौर नहर में कूद के अपनी गर्मी दूर करके अपने जिस्म को ठंडक पहुंचा रहे हैं, तो मैं भी ड्रम करके डाई लगाता और फिर वो मौसम को एंजॉय करता। जी यकीन करें, हमारे दिल जो है ना वो ठंडक से भर गए हैं जिस तरह आपने हमें बताया है। और माजरत कि आपको हमने इतनी देर खड़ा रखा, लेकिन अगर इतनी देर आप खड़े ना रहते तो इतनी मजे की बातें आप किस तरह करते हैं, और तो इसलिए शायद आपको इतनी देर आप हमें माफ कर दें और हमने आपको माफ कर दिया। प्लीज जाएं कहीं गाड़ी में एसी ऑन करें और बैठे वहाँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हमने आपके साथ ये किया। अमीन साहब की थैंक यू सो मच। लेकिन अब तरबूज, अब मैंने तरबूज लिया है, तरबूज खाऊंगा। चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसे आइंदा भी बात होगी दिलचस्प अंदाज में। अमीन हफीज साहब, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे ही इज अ सेंसेशन। अब ये चीज भी सोशल मीडिया पे इन एवरी मीडिया, और आज उनकी सिर्फ जिल्द नहीं जली थी, उनका दिल भी जला हुआ था जितनी देर आपने उनको वहां खड़ा रखा है, ठीक है ना, जुल्म किया आपने। He was very interesting, ये उनका अंदाज है और कभी बुरा नहीं मनाते, वो बड़े खुश हैं। अच्छा, मैं अगर आप इजाजत दें, एक्टिंग, पायलट, सिंगिंग, कमेंट्री, एंकरिंग, बहुत सी और भी चीजें, एक चीज पिक करें दैट रियली ट्रूली कम्स फ्रॉम द हार्ट, पायलट के अलावा, क्योंकि वो तो हम बता चुके हैं। पायलट के अलावा पायलट इज ट्रूली कम्स फ्रॉम द हार्ट। मतलब और इतना कुछ आप सिंगिंग अभी चल रही है। सिंगिंग से तो रिटायरमेंट हो गई मेरी, काफी अरसा हो गया, सिंगिंग इज वेरी नॉट, आई डोंट डैबल इन इट, आई डोंट डैबल इन इट। अदाकारी कर चुके हैं आप? कर चुका हूं, बिल्कुल कर चुका हूं, नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुका हूं बेस्ट एक्टर। सो 2 स्क्रिप्ट्स अभी आए हैं मेरे पास। लेना चाहे कि इसको फिल्म में ले लो तो फिल्म सेंसर हो जाएगी। एक्चुअली ये है कि वो अगर मुझे मैंने फिल्म की तो मुझे सेंसर बोर्ड को बाय बाय करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू। आई थिंक एनीबॉडी वुड लव टू हैव योर जॉब। फिल्मों की हो रही है तो कुछ हम पुराने जमाने में चलते हैं, क्या हुआ करती थी हमारी फिल्में, कैसे कैसे उसमें सीन होते थे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, और जिस तरह का मूड सेट। ब्रेक के बाद खुशामदीद, फ़खर आलम हमारे साथ हैं, लेकिन साथ साथ हम खबरें भी शामिल कर रहे हैं। और एक खबर जिससे सब हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक स्पेशल फोर्स, कमांडो फोर्स और एलीट फोर्स की कामयाबियां अपनी जगह, मगर कराची में एक ऐसी फोर्स है जिसने FBI के दफ्तर के सामने कचरा डाला तो FBI ने उनके सामने हथियार डाल दिए। और ये है KSF यानी कूड़ा सफाई फोर्स, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिंध हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों से टैक्स काट लिया। जब मुलाजमीन का अकाउंट खाली हुआ, जैसे उन सारों के खाली हो गए, तो उन्होंने कचरे के ट्रक FBI के दफ्तर के सामने खाली कर दिए। कुछ हम आपको विजुअल्स भी इधर दिखा रहे हैं। और बात बढ़ी, पर्चा कटा, मगर किसी एक की ना चली और कमिश्नर कराची को एहतजाजी मुलाजमीन से मुज़ाकरात करके कूड़ा उठवाना पड़ा उसामा, और सिंध हुकूमत को तनख्वाहें भी देना पड़ी। ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं, लेकिन इससे सूबाई हुकूमत की एक और नाअहली जरूर साबित होती है जिसने मामलात को इस हद तक जाने दिया। FBI की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहें काटने से लेकर मुलाजमीन की जानिब से सड़क पर कचरा फेंकने तक सिंध हुकूमत कहाँ सोई हुई थी, क्योंकि इतनी बू यहाँ पर बदबू हो गई होगी। मैं विजुअल देख रही हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि कितना ये गंद फैलाया होगा। ये देखिए जरा पीछे भी ये चल रही है, क्या स्मेल होगी, क्या गंद होगा। लेकिन इसी तरह होता है जब ये काम ना हो। एहतजाज का ये एक नया तरीका था और ये काम दिखा गया। ये क्यों हुआ, यहाँ तक नौबत क्यों आई, ये सवाल रखेंगे सूबाई वजीर बल्दियात जाम खान शोरो के सामने। वजीर साहब, आखिर ये तनाज़ा पैदा ही क्यों हुआ और इसके जिम्मेदार आखिर है कौन? देखिए, मसला हमारी तरफ से नहीं आया था, मसला आया था FBI की तरफ से। और FBI वालों ने करा किया कि 5 तारीख को जिस तरह ही पॉजिटिव शेयर आता है अकाउंट्स के अंदर, तो 5 तारीख को पहुंच गए बैंक के अंदर, और 5 तारीख को ही उन्होंने वहां पे पैसे जाके निकाल लिए अकाउंट से सैलरीज के। और FBI की इस हरकत की वजह से ये सारा नुकसान हुआ कि वो सैलरीज टाइम पे नहीं हो सकी, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बहुत
3 दफा एहतजाज किया है एसाक डार साहब से बात लेकिन एफबीआर का तो कहना है ये करोड़ों जो रुपए हैं उनकी टैक्स है वाजिबुल अदा है। अभी झूठ बोल रहे हैं एफबीआर वाले। एफबीआर के चेयरमैन से बात हुई है कि भाई आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता, अगर आपको अपनी कारकर्दगी शो करनी है कहीं पे तो आप इनकम टैक्स जिन लोगों के ऊपर लगता है उनसे इनकम टैक्स लेके अपनी कारकर्दगी शो करें। गरीब मजदूरों से कारकर्दगी उनकी तनख्वाहों को पैसे निकाल के अपनी कारकर्दगी बजट में शो न करें। वो अकाउंट्स में से जो पैसे निकाल लिए थे अभी तक वो पैसे वापस नहीं किए उन्होंने। सिंध गवर्नमेंट ने अपने बजट से उन तनख्वाहों के पैसे दोबारा अदा किए हैं, जो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मसला हल होके उनको तनख्वाहें मिल जाएंगी। फाइल सीएम साहब ने वो समझी अप्रूव कर दी है। मगर ये बात आप बता दें कि ये सिंध हुकूमत ने ये नौबत यहाँ तक आने दी क्यों, और मुस्तकबिल के लिए अब क्या सोचा है कि दोबारा ऐसा ना हो? जब आपके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, इनके गरीबों के पास यही तनख्वाह जाती है जिसके ऊपर उनका रोटी रोजी चलती है, तो फिर पता चलता है कि भाई वो किस किस्म के घर के हालात हो जाते हैं। तो जब मजदूरों को इस तरह फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो यकीनन एहतियात भी न करे। एक ही हल है हमारे पास, नेक्स्ट टाइम इनको गिरफ्तार करके जेलों में डालें एफबीआर के इन बंदों को। सिंध गवर्नमेंट इस ऑप्शन पे यकीनन गौर करेगी। जो इस किस्म की हरकत करते हैं, गरीबों के पेट पे लाभ देते हैं, उनको तो जेल में डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब आपका, वज़ीर बल्दियात सिंध। आपने हमें वक्त दिया। नहीं फिर हमें लग रहा है कि विफाक की और सूबे की लड़ाई है जिसमें आम लोग पिस गए, मजदूर पिस गए और उनकी रोजी रोटी का मसला हो गया। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। कई मामला हमने ये देखा है कि बस यही हो रहा होता है। हमने सेहत की बात की, कई इदारे इसलिए बंद पड़े हैं कि विफाक सिंध को कहता है, सिंध विफाक कहता है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म इनको तय करना होगा। रोजी रोटी की बात हो रही है तो फखर आलम से हम ब्रेक में बात इसी बारे में कर रहे थे। लेकिन एक बात मैंने इनसे पूछनी ताकि हम जरा कनेक्शन बना लेना। अभी हम ऑब्वियसली इतनी ज्यादा नहीं, वो शुक्रिया कर दिया इसलिए अब वो हमारे साथ नहीं है। फखर आलम से ही बात करनी थी एक्चुअली, क्योंकि ट्वीट आ रहे हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं। अब बता दीजिए फखर आलम, मैंने कहा लेकिन मुझे एक बात करनी है शायद उनसे। वो तो हो गई थी ना उनसे बात, लेकिन इससे भी पूछते हैं। आप देख ही रहे हैं क्या मसले मसाले, नॉट जस्ट हियर, लेकिन ऑब्वियसली मुल्क में एक चीज ये एक स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लगी कि आइंदा किसी से पैसे रिकवर करने हो तो उनके सामने, दफ्तर के सामने, घर के सामने जाके कूड़ा जो है ना फेंक दिया। लेकिन अमाउंट ऑफ कूड़ा देखा था, मतलब एक वो ट्रक तो कहीं से अरेंज कर ही लेंगे। लेकिन लोग आपसे पूछ रहे हैं कि यू हैव सो मेनी पोर्टफोलियोज, पायलट, क्रिकेट, सिंगर, मतलब बहुत कुछ हमने बताया। बाय द वे रेस्टोरेंट्स भी हैं और फूडी भी हैं बहुत जबरदस्त किस्म के। आर यू प्लानिंग टू कम इनटू पॉलिटिक्स? All your fans will vote for you. But thank you very much. फैंस का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि they'll vote for me. बट ये है कि मेरी पॉलिटिक्स के साथ एक ब्रश रही है बड़ी सीरियस किस्म की रिसेंट पास में, और मैं अब मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की, किसी भी नौयत की सियासत के साथ अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहता। बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट्स भी नहीं है मेरे लिए और लर्निंग कर्व भी था बड़ा स्ट्रॉन्ग। बट पाकिस्तान इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई होप कि कोई मुस्तकबिल में जेन्युइन लीडरशिप ऐसी आए कि जिसको कि बंदा जो है वो उसके साथ खड़ा हो सके। रोजी रोटी की बात हो रही थी, अब पूरी दुनिया का अपने जहाज पर चक्कर लगाना है, खर्चा आएगा, तो कहां से रोजी रोटी कैसे चल रही है? देखें जी, दुनिया के चक्कर में काश रोजी साथ चलती तो कमाल ही हो जाता, बट कोई रोजी नामी खातून मिली नहीं है तो अब उसके बगैर ही जाना पड़ेगा। जहां तक रोटी का ताल्लुक है तो वो वैसे ही लोग मुझे खिला देते हैं, कोई ना कोई यहीं इधर गए हैं, आपको फखर भी खाना खिला देते हैं। आई एम अ बिग फूडी। रोजी रोटी का जहां तक के ताल्लुक है तो कि इसको फंडिंग कहां से होगी मिशन परवाज को? पहली बात मिशन परवाज पे कर रहे थे क्विकली कि जहाज जो है वो जो सबसे बड़ा खर्चा था वो ऑलरेडी जो है एक बड़ा अजीम पाकिस्तानी है, उसने मुझे दे दिया। बिकॉज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी का नाम नहीं लेना चाहते, मैं सरप्राइज है, उसको जब अनवेल करेंगे जहाज के साथ हम उस वक्त आपको बताएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो फ्यूल वगैरह है दैट इज ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड, जो हमारी एयरपोर्ट चार्जेस वगैरह है दैट इज आल्सो स्पॉन्सर्ड, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप बात कर रहे हैं कारोबार के हवाले से तो यस, I've been very entrepreneurial from very young age. मेरे अंदर बहुत हमेशा से जरासीम थे कि मैं कोई ना कोई काम करता रहूं। तो जिस वक्त मैं शोबिज़ में नया आया था तो उसी वक्त मैंने पहला अपना रेस्टोरेंट बनाया था लाहौर में, मिलेनियम कैफे के नाम से। एंड उसके बाद आई एस्टैब्लिश एन इवेंट्स एंड मैनेजमेंट कंपनी, देन आई मेड एन एडवर्टाइजिंग कंपनी, देन आई मूव टू दुबई। फिर मैंने दुबई में जाके अपनी सिक्योरिटी की कंपनी बनाई, अपनी मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग की कंपनी बनाई, जैसे ग्रो कर रही है वो कर रही है। और अभी रिसेंटली जो मैं बहुत
इंपॉर्टेंट चीज क्विकली ओसामा बता दें बिफोर यू कट अवे इज दैट आई हैव सेट अप अ कंपनी जो कि वी आर डेवलपिंग आवर फर्स्ट ऐप, इट्स कॉल्ड $1 ट्रेड, जो कि एक मार्केट्स एप्लीकेशन है फॉर $1 ट्रेड. वी हैव डेवलप्ड द ऐप ऑलरेडी, नाउ वी आर गोइंग टू बीटा टेस्टिंग फेज एंड वी आर लॉन्चिंग अ न्यू वेबसाइट इन पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ easydam.com. बहुत शुक्रिया. You are doing so much. That's a lot of work. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फखरे आलम आपका. आप आए जियो पाकिस्तान के मेहमान बने. थैंक यू सो मच. और आप जो भी करें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें, क्योंकि आपने जो भी किया आप उसमें कामयाब नजर आए. बहुत शुक्रिया आपका. हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे और ब्रेक के बाद हम क्या बात करने वाले हैं वो भी थोड़ा देखते जाएं आप. कुछ दिलचस्प बातें अभी बाकी हैं. मौलाना मारे तो मौलाना मार सकता पहना. वेलकम बैक. और कुछ अच्छी खबरें भी हम आज शेयर कर रहे हैं अपने शो में. और एक अच्छी खबर जो है, जो मुल्क की आधी आबादी जो कि खवातीन है उनके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट में 1/3 खवातीन जजेस होंगी. ये तजवीज़ पेश हुई है. हाँ जी, आबादी का आधा हिस्सा है. अच्छी खबर है. लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में 6 खवातीन जजेस तैनात होंगी. फिर 16 मई को सेनेटर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान ने तरमीमी बिल 2016 पेश किया, जिसमें कहा गया चारों सूबों विफाक और फाटा में 33% नुमाइंदगी देते हुए खवातीन जजेस तैनात की जाए. बिल के हक में 23 और मुखालफत में 15 वोट आए हैं और यूं चेयरमैन ने मंजूरी देते हुए बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा भी दिया है. पार्लियामेंट में ये तजवीज़ दे तो दी है अब एक साहब ने, लेकिन क्या सुपीरियर कोर्ट्स में खवातीन जजेस की तादाद 1/3 होनी चाहिए. अभी तक तो ये तजवीज़ ही है. कानून बन सकेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे. इंसाफ की फराहमी और खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करना कितना ज़रूरी है, ये पूछेंगे. लाहौर हाई कोर्ट की साबिक जज नासरा जावेद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे. नासरा जावेद साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि खवातीन जजेस की तादाद कम से कम 33% होनी चाहिए. क्या आप इस तजवीज़ से इत्तेफाक करती हैं? यकीनन मैं समझती हूँ ये बड़ा मुस्बत बिल है और हमने सीडा को ऑलरेडी साइन किया हुआ है कई दिहाइयाँ पहले, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो इदारे हैं रियासती उसमें ख़वातीन की 33% नुमाइंदगी होनी चाहिए. अच्छा, आप ये भी बताएं कि अमली तौर पर ऐसा मुमकिन भी है कि ऐसा हो जाए और ये जजेस जो हैं, ये ख़वातीन जजेस, ये अपना काम भी कर सकें? अमली तौर पे ये मैं नहीं कह सकती कि मुमकिन होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक जो सरकारी ओहदे हैं सिविल सर्विस के मसलन पहले 10% कहते थे हुकूमत के हम उनको देंगे औरतों को सीटें, फिर 15% तक हुई, लेकिन अभी तक ये नंबर पूरा नहीं हुआ. जहाँ तक रह गई हमारी लोकल बॉडीज़, तो वहाँ पे जो पुराने लोकल गवर्नमेंट लॉ था उसमें 33% ख़वातीन को सीटें मिली थी और वो डायरेक्टली इलेक्ट होती थी पब्लिक की तरफ से. अब सूरत हाल ये है कि सीटें भी कम हो गई हैं और वो मर्द उनको इलेक्ट करते हैं, जो सूरत हाल हमारी पार्लियामेंट में है. तो ये कोई मुस्बत तरीका नहीं है. तो जुडिशरी एक ऐसा निज़ाम है जिसमें दुनिया भर में अभी तक ये तादाद पूरी नहीं हो सकी. मसलन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 औरतें हैं और 12 मर्द हैं, और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 3 औरतें हैं और 6 मर्द हैं. ये 33% अमेरिका में हुई, लेकिन ICJ में 14% है और यूरोपियन यूनियन में जो है वो 40% है, क्योंकि वहाँ पे औरतों को ज़्यादा पजीराई मिलती है. स्वीडन में तकरीबन जो है वो 33% से ज़्यादा है. लेकिन हमारे जो ममालिक हैं इस्लामी मसलन मिस्र में बताइए कि अभी तक हमने देखा ला की जानिब से क्या कहा जा रहा है इस पर, उनकी क्या सोच है? कोई तजवीज़ उनकी तरफ से भी आई है ख़वातीन जजेस के बारे में? सुप्रीम कोर्ट में उस पर कोई बात हुई? जब हमारी जो है सिविल अदालतें, फैमिली कोर्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 ख़वातीन जजेस की तैनाती जो है वो कानूनी लाजमी है, लेकिन जो मर्द वकला हजरात हैं वो उनको ज़्यादा पजीराई नहीं देते. तो ये मसला थोड़ा सा बन जाता है कि जब आला अदालतों में आए ख़वातीन, तो क्या मर्द वकला इस पे इत्मीनान का इजहार करेंगे? करना तो उन्हें चाहिए, लेकिन हमारी जो है ना कौम, इसमें अभी तक मर्दों की दुनिया है और औरतों को अपना मुकाम खुद पैदा करने की ज़रूरत
पड़ती है। सही, बहुत नासिर जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका आपने बताया। देखते हैं ये कानून बन भी पाता है नहीं, अभी सेनेट में ये तजवीज़ तो गई है, इस पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर इस पर कोई आगे पेशरफ्त होगी वो भी हम आपको बताएंगे। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं, बड़ी ही मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन आज कुछ मुश्किल में आ गए। हाँ, मतलब इनको वो यही कहते हैं ना कि हर चीज़ जब अच्छी स्मूथली जा रही हो तो कोई ना कोई डेंट तो कहीं से पड़ना ही होता है। तो ये हुमा कहा करती थी कि इनकी सारी बातें अच्छी क्यों सामने आती हैं, कोई कभी इनके बारे में कुछ गलत नहीं सुना तो आप देख लें, लोग उनसे नाराज भी होते हैं, ऐसा नहीं। बट ही इज नाइस, आई डोंट थिंक कि उनके साथ इस तरह करना चाहिए। उन्होंने माफी भी मांग ली और उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। आप अभी उनको हीरो ही समझती हैं, विलन वो कभी हो ही नहीं सकते। यस। अच्छा, हीरो और विलन की जो दास्तान पंजाब में शुरू हुई, वो मौला जट से बड़ी कहीं नहीं नजर आती। पंजाबी फिल्म की अगर बात हो तो सबसे पहले जो नाम आपके जहन में आएगा वो यकीनन मौला जट का है। और अब बिलाल लाशारी एक बार फिर मौला जट बना रहे हैं, और इसमें कौन होगा? इसमें मौला जट का किरदार अदा करेंगे फवाद खान, और ना सिर्फ के मौला जट, इनका विलन भी बड़ा एक जबरदस्त किस्म का है। नूरी नत का किरदार होगा हमजा अली अब्बासी। आया भाई जट खड़ाका वाला लगता नत दा अशर भी पैड़ा होगा। बिलाल लाशारी मौला जट को सुल्तान राही के खड़ाक के बजाय फवाद खान के धीमे लहजे में पेश करना चाहते हैं, मगर इस तरह के मौला जट के अंदर का वहशी बरकरार रहे। फिल्म खूबसूरत का कूल जेंटलमैन विक्रम सिंह राठौर धोती कुर्ता पहने गंडासा लिए टांग तोड़ने के लिए हमा वक्त तैयार हो पाएगा। जबकि फिल्म में नूरी नत की सफाकियत हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आई है। ओए अज तो बात जदों भी तेरी विसाखी जमीन ते बचेगी ते ओदे विचों ठक 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 दी आवाज नहीं, नूरी नत 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 की आवाज आएगी। सनम जंग इस फिल्म में जट्टी बनेंगी। मौला जट 2 की कहानी और डायलॉग नासिर अदीब ने ही लिखे हैं। कहानी, ट्रीटमेंट, डायलॉग सब जुदा ही सही। फिल्म मौला जट के नाम की ही वजह से पूरी टीम के लिए एक चैलेंज साबित होगी। इनको देख के आए मुझे नहीं समझ आ रहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बिलाल लाशारी, कैसे फवाद खान मौला जट बनेंगे और कैसे मतलब हमजा अली अब्बासी मतलब किस तरह नूरी नत बनेंगे। लेकिन इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। उनका ऑब्वियसली यही कहना है कि ये जरा न्यू एज है और इसमें बड़े डायलॉग्स हैं। वरना आपको याद है ना पिछली वाली में विलन के कोई खास डायलॉग्स भी नहीं थे। क्या वो तो उसके तो इतने डायलॉग मशहूर हुए, और उसी की हम बात कर लेते हैं क्योंकि आप भूल गए होंगे। नई जो है उससे मुख्तलिफ होगी, लेकिन पुरानी मौला जट तो की अगर बात करें तो वाकई एक चैलेंज होगी जो नई मौला जट इस तरह हुमा कह भी नहीं है, क्योंकि आज भी मौला जट की टक्कर की कोई फिल्म बन नहीं सकी। और खास बात यह है कि सिर्फ हीरो के हिस्से में नहीं डायलॉग आते कि हीरो हीरो या, बल्कि जो विलन है उसका किरदार भी बहुत यादगार है। और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन्स जो थे वो बड़ी इंटेंसिटी वाले थे। I'm looking forward to it because इसमें कोई new age twist है जो कि I'm really looking forward। मौलाना मारे तो मौलाना मार सकता पहला। फिल्म मौला जट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर बन गई, जिसके बाद पंजाब में पंजाबी एक्शन फिल्मों का दौर चल निकला। मौला जट की कामयाबी के बाद इसके 20 सीक्वल बन चुके हैं। मौला जट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वेस्टर्न फिल्म का दर्जा हासिल कर गई। पंजाबी फिल्म का एंग्री यंग मैन सीना फुलाए, आस्तीने चढ़ाए, बाल बिखराए, खून आंखों में लिए जज्बात से भरपूर मौला जट के किरदार को अहमद नदीम कासमी ने ऐसे तख्लीक किया कि गंडासा इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। तेरी बदबख्ती सिर्फ नत्ता तो जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। 1975 में हसन अस्करी की हिदायत और नासिर अदीब के कलम से निकले मुकालमों ने मौला जट के किरदार को फिल्म वैशी जट में अमर कर दिया। 4 साल बाद फिल्मसाज सरवर भट्टी ने वैशी जट के सीक्वल के लिए हिदायतकार यूनुस मलिक को टास्क दिया। मुकालमे नासिर अदीब के हिस्से में आए। मौला जट के लिए हर बार इंतखाब सुल्तान राही ही रहे। पागल खाने में जाके बिजली के झटके लवाओ सोए। अरे बावजू होके रोई सोनिया, मरण तो बाद एक एक पोटी नू कौन गुसल देगा।
मौला जट की बात हो गई। अभी ताज़ा खबर हम आपको बता दें कि वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों के वो दौरे कर रहे हैं और जाकर इफ्तिताह भी करते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आज वो गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तसर दौरा कर रहे हैं और पाक चाइना फाइबर ऑप्टिक मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। ये भी पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC है, उसी का हिस्सा है और वहाँ पर पहुंचे हैं। इस बारे में जो भी खबरें होंगी वहाँ खिताब भी करेंगे, तो आप Jio न्यूज़ पर वो देखते रहेंगे। मुझे ऐसा शक है कि वो इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ बड़ा अच्छा मौसम होगा, क्योंकि कुछ लग ही रहा था कि वहाँ अच्छा मौसम भी है। बट एनीवे, दिस इज इट फॉर टुडे। और इस वक्त आप देखें Jio न्यूज़ हेडलाइंस। हम आपसे कल मिलेंगे।